Today we study the next part of the wave optics, that is diffraction of light. To diffract का मीनिंग होता है बेंड होना। तो डायफ्रैक्शन के लिए हम देखे थे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल दिया गया है, जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक सोर्स है, इस सोर्स के आगे अगर कोई एक ऑब्स्टिकल लगा दे तो जाहिर सी बात है लाइट यहाँ से जो इमिट होगी तो वो लाइट यहाँ तक भी इंसिडेंट होगी, यहाँ इंसिडेंट होगी, यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ पर उसको एक कॉर्नर मिलेगा, यहाँ पे एक कॉर्नर मिलेगा और यहाँ से लाइट जो है वो क्या उतना शुरू होती है। यानी अगर हम इसको आगे और बढ़ा ही दें तो यहाँ पर स्क्रीन रखते हैं तो इतना रीजन जो है वो हमको कैसा मिलेगा। यहाँ पर तो ऑब्स्टिकल है, रुकावट है हमारी, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो रीजन है ऊपर का रीजन और यहाँ से जो नीचे का रीजन है यहाँ को इल्यूमिनेशन मिलेगा। यानी यहाँ पर लाइट मिलेगी, यहाँ पे लाइट मिलेगी, यहाँ लाइट हमको नहीं मिलती है स्क्रीन के ऊपर। अगर ये हमारा ऑब्स्टिकल इस तरीके से, अगर इसी को केस को हम कैसे कंसिडर करें कि ये सोर्स है, अब इस सोर्स के आगे हम एक स्लिट ले लिए इस तरीके से, यानी ओपनिंग ले लिए, तो यहाँ से लाइट क्या होगी, सब पूरी पास होगी, यहाँ से पूरी लाइट पास होगी। यहाँ पे हमारी स्क्रीन है तो स्क्रीन पे यहाँ पे हमको इल्यूमिनेटेड रीजन मिलेगा और यहाँ का जो रीजन रहेगा, स्क्रीन के इस पार का जो रीजन रहेगा वो कैसा आएगा, डार्क रहेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट यहाँ तक पहुँची, ये जो उसको कॉर्नर मिल रहा है ये लाइट को क्या कर दे रहा है, बेंड कर दे रहा है। यहाँ से लाइट क्या होना शुरू हो रही है, बेंड होती है। तो इसी को कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल कह दो या कॉर्नर से अगर कहीं से लाइट पड़ती है और बेंड होती है तो उसको कहा जाता है डायफ्रैक्शन। इसकी बेसिक एग्जांपल अगर हम लेंगे कि एक गोल सर्कुलर मोती लो तो उसमें उतनी शाइनिंग नहीं रहेगी कि अगर उसी मोती को सर्कुलर पाथ को हम इस तरीके से स्टार को हम देखें, जितने एजेस बना देंगे उतना कॉर्नर वहाँ पर बनेगा और वो ज़्यादा क्या हो जाता है, ब्राइटनेस उसकी बढ़ जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ obstacle and spreading into the region of geometrical shadow, यानी उसके geometrical shadow में अगर वो स्प्रेड होती है तो इसको कहा जाता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोग लिख लेना कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट किससे है, ऑब्स्टिकल से। ऑब्स्टिकल में कॉर्नर मिलेगा लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेडो की तरफ। तो बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और स्लिट एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज नोन एज द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि सन जो है लाइट इमिट करता है। अगर हम एक बारीक कॉटन का क्लॉथ ले लें और उससे देखें तो हमको एक स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, यानी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। अगर टॉर्च भी ले लें, टॉर्च को अगर वॉल है, वॉल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं सिर्फ इस तरीके से हमको फ्रिंजेस मिलती है, तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी मिलेगी। दूसरा है कि अगर माउंटेन की कंसिडर करते हैं, लमिनस बॉर्डर डेट सराउंड द प्रोफाइल ऑफ ए माउंटेन जस्ट बिफोर सनराइज बिहाइंड इट, वहाँ पर भी हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड इन डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमको जो मेन हमारा कि लाइट जो है वो क्या होती है, बेंड होती है फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल। अब अगला कि डायफ्रैक्शन की दो टाइप है, एक होता है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्रेस्नेल। तो फ्रॉनहोफर में आप लोग देखोगे कि द सोर्स एंड लाइट एंड स्क्रीन ऑन विच द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फ्रॉनहोफर में क्या है कि डिस्टेंस जो है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। जबकि अगर कंपैरिजन करके लिखोगे कि एक निकाल लो किसका, फ्रॉनहोफर का, और दूसरा जो है वो फ्रेस्नेल का। तो पहले आप लोग डेफिनेशन बता देना। डेफिनेशन क्या बताओगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ light near the edges of an obstacle, near the edges an obstacle and spreading into the region of geometrical shadow
रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या? सन और क्लॉथ की जो एग्जाम्पल है यहाँ पर भी हमको मिलेगा। टॉर्च को इंसिडेंट किया जाता है वॉल के ऊपर, वहाँ पे भी डायफ्रैक्शन मिलेगा। ब्लेड भी अगर लोगे तो ब्लेड में भी देखो बीच की जो डिज़ाइन बनी होती है, अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करोगे तो वहाँ पर भी डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो ऐसी एग्जाम्पल हो गई। उसकी टाइप्स में अगर आप लोग देखें कि दो है, एक होता है क्या फ्रॉनहोफर और दूसरा है फ्रेस्नेल। तो फ्रॉनहोफर में आप लोग पहली कंडीशन दिखे कि द सोर्स एंड स्क्रीन, तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा सोर्स एंड स्क्रीन कैसे डिस्टेंस पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। और यही पॉइंट अगर इसमें देखोगे कि द सोर्स एंड द स्क्रीन आर केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस कैसा होता है? फाइनाइट डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर अगर एक कंडीशन और आती है कि कंसिडर्ड प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पर जो है फाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो जो कंसिडर किया जाता है वो कैसी होती है? हमारी प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इस तरीके की हमको दो यानी अलग हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न में कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है। कौन सी लेंस यूज़ होती है? कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है। तो अगली जो हम स्टडी करेंगे वो क्या रहेगा? हमारा फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ से जो लाइट आ रही है तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, सोर्स हमारा मेन सोर्स दूर है, उस सोर्स से हम कंसीडर किए हैं प्लेन वेव फ्रंट, और उस प्लेन वेव फ्रंट में हम यहाँ पर अगर उसकी विड्थ कंसीडर कर ले रहे हैं ए, तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि सपोज अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली अपॉन ए नैरो स्लिट ए बी। इसकी विड्थ कितनी कंसीडर कर लेंगे? ए, और रखा कैसा गया इसको? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि सपोज द डायफ्रैक्टेड लाइट इज फोकस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एल, या उस कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडर कर लेते हैं एम एन ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन हमारी जो है वो क्या है? एक्स वाई। स्क्रीन को मान लेते हैं एक्स वाई। इसके ऊपर अगर हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रहा है उसको फोकल प्लेन या लेंस से हम ऑब्टेन किए, तो एक पॉइंट हमको मिला क्या? पी नॉट, दूसरा मिला पी, उसके अक्रॉस का डिस्टेंस कितना है? एक्स। अब ये जो विड्थ है, इस विड्थ को क्या कंसीडर किया जाएगा कि इस विड्थ को डिवाइड किया गया किसमें? दो पार्ट में। एक सेंट्रल पार्ट कंसीडर कर लेंगे कि सेंट्रल पॉइंट जो है हमारा क्या है? सी है, या सेंट्रल पार्ट को हम ओ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और विड्थ जो है वो कितनी है? ए बी है। तब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे कि जहाँ पर हमारा पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ पर हमको कैसा मिलेगा? यानी अगर यहाँ से वेव्स आ रही है लेंस से पार होगी तो इसका इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, बी से जो आएगी वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी। दोनों का पाथ लेंथ कैसी है? सेम है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो ये पॉइंट हमको कैसा मिलता है? सेंटर ऑफ द जो स्लिट आएगा, सेंटर ऑफ द स्लिट जो हमारा ए, यहाँ से पॉइंट पी तक का ये सेंटर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है जहाँ पर वेव ट्रेवल हो रही है, फोकस जो हमारा पी नॉट है, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा सेंट्रल इमेज बनेगा, और ये सेंट्रल इमेज की ब्राइटनेस कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और सेकेंडरी वेव्स जो फ्रॉम पॉइंट इक्वी डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम सी, सिचुएटेड इन अपर एंड लोअर पोर्शन, यानी यहाँ के जो अपर और लोअर पोर्शन से जो आएगा, अब एट डिस्टेंस यही सेम डिस्टेंस है पी नॉट, द पाथ डिफरेंस इज 0। तो यहाँ पर हमको पॉइंट क्या मिल गया? 0। लेकिन अगर हम निकालना जाएंगे सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन निकालने जाएंगे, तो इस पॉइंट को तो पहले हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को कहा जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। ये पॉइंट हमको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा का।
अब अगर यहाँ का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रल मिनिमा, यानी अगर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर यहाँ पर कैसी बनेगी हमारी, ये एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि फ्रिंजेस इधर भी मिलेगी, तो यानी हमारा ग्राफ ये इस तरीके से ऐसा जाता है। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है, पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, तो ये पॉइंट हमको कैसा मिलेगा, डार्क, और ये पॉइंट हमको मिलेगा ब्राइट। ये पॉइंट को हम सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। इंटेंसिटी कैसी रहेगी, लार्जर रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा है, सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अब अगर यहाँ की कंडीशन निकालेंगे जिसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा, तो पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो कंडीशन आएगी, तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम पहले देखेंगे कि जो बनता है तो उसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो उसको हम ग्राफिकली इस तरीके से बताएंगे कि जो हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होता है। बीच का हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर उसके बाद इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। उसके बाद ये पहला पॉइंट हमको मिला, तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा मान लें इसको। उसके बाद का हमारा ये फिर मैक्सिमा आएगा, फिर ये क्या आएगा, मिनिमा। तब यहाँ पर अगर ये पॉइंट का अगर कंडीशन निकालना है तो इस पॉइंट को इस में रिप्रेजेंट किया गया किससे, पी से, तो यहाँ पर बताया गया कि ये पॉइंट पी है हमारा। इस पॉइंट के लिए अगर कंसीडर करना है तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो अगर लेंगे तो पाथ डिफरेंस अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी व्यूज इमर्जिंग फ्रॉम ए एंड बी थोड़ा सा स्लाइटली कैसा है, ये झुका हुआ है, तो यहाँ कुछ एंगल से अगर उसको कंसीडर करेंगे तो वो एंगल कितना है, थीटा। तो इसकी जो व्योलेट्स रहेगी पॉइंट पी पर जब पहुँचेगी तो उसका जो लैम्डा रहेगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी व्यूज फ्रॉम ए एंड सी विल रीच द पॉइंट पी विल बी λ/2। अब वो λ/2 किस तरीके से आता है, तो उसको ग्राफ से इस तरीके से बताएंगे कि हमारा जो अगर इसको इतना स्लिट है, स्लिट को अगर डिवाइड कर देते हैं, तो स्लिट को अगर डिवाइड करेंगे तो एक व्यू यहाँ से ट्रेवल हुई, तो यहाँ पर ये एक व्यू जो है वो आगे बढ़ेगी, यहाँ पर ये इतना आगे बढ़ेगा, तो ये पाथ डिफरेंस जो है वो हमारा कितना हो जाता है, λ/2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज दैट a sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये ना इससे निकाला गया, अगर इस पॉइंट को हम n मान लेते हैं तो बी एन जो है वो बी एन कितने के इक्वल रहेगा, तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा अगर हम निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक लगाएंगे, ये एंगल कितना है हमारा 90, यानी इस तरीके का जो ट्रायंगल बन रहा है ये एंगल है 90, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड उसकी क्या है, बी एन, हाइपोटेनस उसका क्या है, ए बी, तो फार्मूला हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब बी एन जो है ए साइन θ1 निकाल चुके हमारा कि वो कितने के बराबर होता है, लैम्डा के, तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, तो साइन θ1 अगर मान लेते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, λ/a। तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी कि साइन थीटा कितने के इक्वल आएगा, कि ए साइन थीटा इक्वल होता है किसके, एन लैम्डा के, ये याद रखना डायफ्रैक्शन के केस में, और एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 2, ऐसे बढ़ते जाएगी। इसी तरीके से अगर इंटेंसिटी के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इस तरीके से उसको बांट देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस n+1 λ/2 के इक्वल हो जाएगा। ये इस तरीके से पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर निकालेंगे कि a sin थीटा विच इज इक्वल टू कितना आया 3 λ/2, 3 λ/2। a sin थीटा कितना है 3 λ/2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 मान लेते हैं इसको, तो साइन थीटा 1 कितने हो जाएगा 3 λ/2a। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो a साइन थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा। n की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा और पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालेंगे, उसकी डेफिनेशन डायफ्रैक्शन की टाइप, इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। आगे उसमें विड्थ कैलकुलेट